हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी AS3 कैश फ्लो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनकी वजह से कैश फ्लो आपको मुश्किल लगता है। कैश फ्लो आप +2 में करके आए हो, जितना थोड़ा बहुत आपने किया होगा, हो सकता है आपने बीकॉम में भी थोड़ा किया हो और यहाँ पर आके भी आप करोगे, फाइनल में भी करोगे। तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लस इंटर में तो ये 7 मार्क्स का आपको पूछ ही लेता है क्वेश्चन नंबर 3 में। अगर उसमें नहीं पूछेगा तो केस सिनेरियो में पूछ लेगा, मतलब आप कहीं से भी नहीं इस चैप्टर से भाग सकते। तो इससे अच्छा आप ये 15 मिनट की वीडियो में फटाफट से सारे कंसेप्ट्स को जो जहाँ पर आप गलती करते हो वो कर लेते हैं और अपने 7 मार्क्स सिक्योर करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आप वीडियोस देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन के बटन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमको ये होता है कि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। ठीक है जी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो जी, करते हैं जी शुरुआत। पहली दिक्कत जो आती है बच्चे को वो ये आती है कि वो ना, ठीक है, उसको अगर ऑपरेटिंग में किसी चीज़ को प्लस करना है, इन्वेस्टिंग में माइनस करना है या फाइनेंसिंग में माइनस करना है तो वो भूल जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेड, अगर उसने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ठीक है, अगर ये एक आपकी एडजस्टमेंट है, ये ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगी क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग का खर्चा है, और फाइनेंसिंग में जाके इसको क्या होना है, माइनस होना है। आप ऑपरेटिंग में तो प्लस कर दोगे बट फाइनेंसिंग में आके आप हमेशा इसको स्किप कर दोगे या भूल जाओगे, ये बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है अपने पास? इसके पास अपने लिए सोल्यूशन है कि जब भी आपको कैश फ्लो का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको ना ये फॉर्मेट बना लेना है कैश फ्लो का। जैसे कैश फ्लो लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। यहाँ पर आपको जगह छोड़ देनी है, आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे जगह छोड़ देनी है और ऐसे लिखना है, शुरुआत कर लेनी है जैसे भी वो आपको कहेगा। अगर आपने यहाँ पर इंटरेस्ट प्लस किया है तो साथ ही साथ उसका डबल इफेक्ट कहाँ दे देना है, आपको फाइनेंसिंग में दे देना है। साथ ही साथ वेट नहीं करना, अगर आपने किसी चीज को फाइनेंसिंग में लिखा है तो उसका दूसरा इफेक्ट अगर ऑपरेटिंग में आना है तो साथ ही दे देना है। वेट नहीं करना कि जब फाइनेंसिंग बनाऊंगा तब करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत ऑपरेटिंग से करते हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसमें से छांटते हैं कि अच्छा ये ऑपरेटिंग में आएगा, फिर इन्वेस्टिंग पे आते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर फाइनेंसिंग पे आते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे भैया, पहले पहले ही ये बना लो, जो जहां जहां सेट हो रहा है उसको वहां वहां सेट कर दो। अगर एक चीज दो जगह सेट होने वाली है तो उसको दोनों जगह एक ही बार में सेट कर दो, डबल इफेक्ट दे दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, तो ऐसे क्या होगा, आपकी जो कोई एडजस्टमेंट है वो छूटेगी नहीं। ठीक है जी, ये पहली चीज़ हो गई जो बच्चों को सबसे मुश्किल लगती है। सर कभी मैच ही नहीं होता, जैसे बैलेंस शीट नहीं मैच होती वैसे ही कैश फ्लो नहीं मैच होता। तो एक यहाँ पर ये मेजर दिक्कत होती है, वो अपन ने यहाँ पर देख ली। सेकेंड चीज़, सर कई बारी जब हमको इनडायरेक्ट मेथड से बनाना होता है, हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो सकता है, हमको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हो सकता है, पैट दिया हो सकता है, हमको कई बारी रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिटेन्ड अर्निंग्स भी दी होती हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। आपकी इस चीज़ का हल क्या है, ये रेवेन्यू स्टेटमेंट। अगर आपको ये रेवेन्यू स्टेटमेंट अच्छे से आ गई समझ में, रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, अगर ये आ गई तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनडायरेक्ट मेथड से आप ऑपरेटिंग निकाल रहे हो तो आप हमेशा सही पॉइंट से शुरू करोगे। मेरे को एक बात बताओ, अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकाल रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग क्या होगी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इन सबसे पहले होगी। हाँ जी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये मेरी रेवेन्यू स्टेटमेंट है और रेवेन्यू स्टेटमेंट की शुरुआत कहाँ से होती है, सेल्स माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग खर्चे, क्या आ गया मेरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, फिर इसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन गया। फिर मैंने क्या माइनस किया, प्रोविजन फॉर टैक्स, नॉट टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड में क्या फर्क है, आगे करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। फिर टैक्स देने के बाद प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दे दिया, फिर पैसा बचा, फिर इक्विटी वालों को डिविडेंड दे दिया, फिर अगर कुछ पैसा रिजर्व में डाला है उसको माइनस कर दिया, फिर जाकर आपका क्या बना, रिटेन्ड अर्निंग। बहुत ध्यान से, अगर आप रिटेन्ड अर्निंग टू रिटेन्ड अर्निंग कंपेयर कर रहे हो इस साल और पिछले साल की,
और अगर आप ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकाल रहे हो इनडायरेक्ट मेथड से, तो याद रखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जहां पर कोई नॉन ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है, कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम की है, कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, आपका ये है। आप कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपको उसने कैश रिटेन्ड अर्निंग दिया है, तो अगर यहाँ से आपको ऊपर जाना है तो रिजर्व को प्लस करो, इक्विटी डिविडेंड को प्लस करो, प्रेफरेंस डिविडेंड को प्लस करो, प्रोविजन फॉर टैक्स को प्लस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करो और नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस करो। ये सारी चीज़ों से अपन हमारा कहाँ क्या शुरू कर पाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कि हमको चाहिए। ठीक है जी, ये एक आपको रेवेन्यू स्टेटमेंट ओके हो गई है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख लो और इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लो। ये रेवेन्यू स्टेटमेंट आपको ईपीएस में भी काम आएगी, ये रेवेन्यू स्टेटमेंट आपको एफएम में भी काम में आएगी। ठीक है जी तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ओके हो गई। बच्चे पूछते हैं सर रिटेन्ड अर्निंग में जाते जाते हम रिजर्व को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, हम इक्विटी को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, इक्विटी डिविडेंड को क्यों कंसीडर कर रहे हैं, प्रेफरेंस को क्यों कंसीडर कर रहे हैं। अरे भैया, यहाँ से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से लेकर रिटेन्ड अर्निंग के सफ़र में क्या ये सारी चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी। रिटेन्ड अर्निंग वो होती है जो पैसा आप छुपा के रख लेते हो, जब आपने एक साल के सारे खर्चे दे दिए, सारा टैक्स दे दिया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, इक्विटी को दे दिया, कुछ पैसा रिजर्व में डाला था रिजर्व में डाल दिया, तो ये सारी चीज़ों के बाद क्या आती है, रिटेन्ड अर्निंग्स। और अगर आप रिटेन्ड अर्निंग टू रिटेन्ड अर्निंग कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें कंसीडर होंगी। ओके हो गई जी बात, ये आपका दूसरा पॉइंट था। नाउ लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का। सर टैक्स समझ ही नहीं आ रहा, हो क्या रहा है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे, अगर आप इतना पढ़ लोगे ना आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बट लॉजिक बता देता हूँ फटाफट से। मेरे को एक बार बताओ, अभी कौन सा साल खत्म हुआ है, 1/4/25 से लेकर 31/3/26 तक फॉर एग्जांपल। आप बैलेंस शीट किस दिन को बनाते हो, 31/3/26 को बनाते हो। ठीक है जी, बैलेंस शीट P&L इस दिन को बनता है। मेरे को एक बार बताओ, इस साल का टैक्स मोदी जी आपसे कब वसूलेंगे। आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, आप बता सकते हो कि ये कंपनी को टैक्स कब पे करना होता है। सर देखो, कंपनी की टैक्स पेमेंट की डेट होती है 30 सितंबर, तो ये मैं लगा लेता हूँ कि भैया इस साल का 25-26 का टैक्स मैं अगस्त सितंबर 2026 में पे करूँगा। क्या आप मेरे से एग्री कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल एग्री कर रहे हो। मेरे को एक बात बताओ, 31/3/26 को जब मैं बैलेंस शीट और P&L बना रहा था, मेरे को एक चीज़ की बहुत सर्टेनिटी है कि भैया इस साल का टैक्स मेरे को कुछ 5-6 महीने बाद पे करना पड़ेगा। क्या आपको ये ओके है? हाँ जी, बिल्कुल ओके। जब आपको पता है कि आपको टैक्स 5-6 महीने बाद पे करना है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको 5-6 महीने बाद पे करनी है, क्या आज आप उसकी प्रोविज़न नहीं बना लोगे? अगर आपको पता है कि भैया 5-6 महीने बाद मेरे डेटर्स मेरे को पैसा देने से मुकर जाएंगे, तो क्या आप प्रोविजन फॉर बैड डेट बना लेते हो? हाँ जी। तो सिमिलरली आज आप क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्स बना लोगे कि भैया इस टाइम पे जाके मेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और आप कितनी प्रोविजन बनाओगे, वो आप एस्टिमेशन पे बनाओगे कि मेरे को लगता है कि मेरे को इतना टैक्स देना पड़ सकता है। ठीक है, अभी आपको पता नहीं, आपको लगता है कि इतना देना पड़ेगा, तो आपने प्रोविजन बना ली। आप प्रोविजन कोई भी प्रोविजन कैसे बनाते हो, P&L टू प्रोविजन करके आप प्रोविजन बना लेते हो और आप प्रोविजन को क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। यहाँ तक आपको बात ओके होगी। तो यहाँ पर मैं प्रोविजन का अकाउंट बना लेता हूँ 31/3/26 को। क्या मैंने P&L से प्रोविजन बना ली होगी? फटाफट से बताइए। हाँ जी, तो P&L से प्रोविजन बना ली, क्रेडिट का बैलेंस है तो मैंने उसी दिन क्या कर दिया होगा, बैलेंस कैरी डाउन कर दिया होगा। अगले साल 31/3/26 को कैरी डाउन किया, तो अगले साल क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या आपको यहाँ तक ओके हो रही है बात? फटाफट से बताओ, यहाँ तक ओके। अब डेट आ गई अगस्त सितंबर की, यहाँ पर पेमेंट की डेट आ गई। ठीक है, टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। जब आप टैक्स पे करोगे, क्या टू बैंक करोगे? पैसा जा रहा है भैया, टैक्स तो पे करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जो आपने प्रोविजन बना रखी थी डेबिट, उसको कर दोगे। अब आप P&L से टैक्स नहीं पे करोगे, अब आप प्रोविजन से पे करोगे। क्यों? क्योंकि P&L तो आपने पहले ही हिट कर रख दिया ना, पिछले साल का ही P&L हिट करके रख दिया। तो आप यहाँ पर क्या एंट्री डालोगे, प्रोविजन टू बैंक की। ओके होगी बात। तो यहाँ पर आप कितनी डाल दोगे, प्रोविजन टू बैंक। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स पेड। अब आप कहोगे सर ये प्रोविजन और यहाँ पर जो आपने प्रोविजन बनाई है और यहाँ पर जो आपने टैक्स पे किया है, क्या ये सेम होगा?
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो आपने अंदाज़ा लगाया था कि मेरे को कितना टैक्स पे करना है। हो सकता है ज़्यादा करना पड़ जाए, हो सकता है कम करना पड़ जाए। अगर आपको पेपर में टैक्स पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा या फिर आप निकाल भी नहीं पा रहे कि मैंने कितना टैक्स पे किया होगा, तो आपने जितनी प्रोविज़न बनाई है उतना ही टैक्स पे किया होगा। दोबारा से, अगर आपको एग्ज़ाम में ये नहीं दिया हुआ कि आपने कितना टैक्स पे किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने प्रोविज़न बना रखी थी 10,000 और आपको ये नहीं बताया कि आपने कितना टैक्स पे किया था, तो आप ये मानोगे कि मैंने 10,000 का ही टैक्स पे किया है, जितनी प्रोविज़न बनाई थी उतना ही क्या किया है, टैक्स पे किया है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका अकाउंट बन गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जैसे आपने 31 मार्च 26 को प्रोविज़न बनाई थी P&L करके, तो क्या आप 31/3/27 को भी प्रोविज़न बनाओगे, P&L टू प्रोविज़न बनाओगे? बिल्कुल। तो क्या आप फिर से यहाँ पर बाय P&L कर दोगे? हाँ जी सर, बिल्कुल कर देंगे। जब आप बाय P&L करोगे तो क्या यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये आपका P&L से आ रहा है और ये आपका बैंक से पे हो रहा है। अब जब मैं अपना, अब ये वाली चीज कहां से आ रही है? P&L से आ रही है। ये चीज क्या है? आपकी प्रोविजन है। अगर आप रेवेन्यू स्टेटमेंट देखोगे तो यहां पर जो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर रहे हो, टैक्स पेड नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, हो गई बात। चलो, अब क्वेश्चन कैसा कैसा आएगा वो भी तो जरूरी है। अगर आपको एग्जाम में प्रोविजन फॉर टैक्स का सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, क्या दे रखा है? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जितना आपने प्रोविजन बनाया था, इसका मतलब है आपको ये दे रखा है और आपको ये दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 दे रखा है एंड 2 दे रखा है। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ ये 1 और 2 दे रखा है, ओपनिंग प्रोविजन एंड क्लोजिंग प्रोविजन, 26-27 के साल की बात कर रहा हूं, अगर आपको ये दोनों चीजें दे रखी हैं, ओपनिंग प्रोविजन एंड क्लोजिंग प्रोविजन, देन जो आपका टैक्स पेड होगा, जो यहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो ना, इट विल बी इक्वल टू योर ओपनिंग प्रोविजन। क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू योर ओपनिंग प्रोविजन। फिर कैसे ओपनिंग प्रोविजन? अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका ओपनिंग प्रोविजन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ जी, टू बैंक टैक्स पेड। अब आप पैसा पे कर रहे हो अपने आप से। जब आप ऑपरेटिंग का कैश फ्लो बनाते हो ना, उसमें माइनस टैक्स पेड लिखते हो, तो वो ये टैक्स पेड की बात कर रहा होता है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा गया है। क्या गया है? आपकी जेब से पैसा गया है। तो जितना पैसा गया है वो टू बैंक में आ जाएगा और वो ऑपरेटिंग में से, ऑपरेटिंग कैश फ्लो में से माइनस हो जाएगा। ओके, हो गई जी बात। फिर बाय P&L, बाय P&L क्या आता है? जो आप रेवेन्यू स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें दे रखी हैं, ठीक है जी, इफ ओनली एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, देन टैक्स पेड एंड द टैक्स प्रोविजन इज, ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, और ये आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग से माइनस कर दोगे। अगर आप क्लोजिंग बैलेंस देखोगे तो ये क्या होगा? जो यहाँ पर आपका क्लोजिंग आ रहा है, दिस इज योर टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, नेट ऐड टू द नेट प्रॉफिट। जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स की वजह से आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना और ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के देखना, आपको ओके हो जाएगी बात। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जो था वो यहाँ टैक्स पेमेंट से खत्म हो गया, और जो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाई थी उसकी वजह से ही आपका क्लोजिंग बैलेंस खड़ा हो रहा होगा। ओके, हो गई जी बात। फटाफट से मैंने आपको समराइज कर दिया है। ये आपका अकाउंट है। अगर आप इस अकाउंट को दोबारा से देखेंगे तो जितना आपका ओपनिंग बैलेंस था वो आपने पे कर दिया होगा, और जितना आपका P&L था वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, प्रोवाइडेड दैट आपको सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए गए हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि आपको ओपनिंग बैलेंस भी दिया होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया होता है और टैक्स पेड भी दिया होता है। जब आपको ये तीनों चीज़ें दी गई हैं एक अकाउंट में, तो क्या आप ये बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल पाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स की? बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो क्या आप रेवेन्यू स्टेटमेंट की ये आइटम नहीं निकाल पाओगे प्रोविजन फॉर टैक्स? सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। तो फिर उस केस में ये चीज़ डिफरेंट आएगी,
क्लोजिंग से। ओके हो गई। फिर कई बार होता है ओपनिंग क्लोजिंग और प्रोविजन दी होती है, तो क्या आप टैक्स पेड नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर आपको ये अकाउंट समझ में आ रहा है ना, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद फटाफट से कोई भी टैक्स पेड का क्वेश्चन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 पॉइंट से कैश फ्लो के जो मेरे को लगता है कि आपको आने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक की ये वीडियो थी। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि इससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ यूज़फुल कंटेंट के साथ।